टीवी में मुजाहिर बेली आपको खुश आमदीद कहता है। और वैसे तो आजकल यानी मीडिया में पॉपुलर ज़बान में कहा जाए कि ख़बर तो यही है कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि पार्टियां हमलावर, ख़वातीन हमलावर, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा सीरियस डेवलपमेंट इस रीजन में होने जा रहा है। हफ्ते रहते हैं गालिबन अमरीकियों ने तय कर लिया है कि वो यहाँ से जाएंगे, यानी काबुल से। और इस काबुल जंग की सबब पाकिस्तान ने जो सफ़र किया है, हज़ारों हमारे शहीद हुए, अरबों का नुकसान हुआ और एक नया जो मंजरनामा सामने आ रहा है। मैं नहीं समझता कि इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब से ज़्यादा कोई बेहतर आदमी हो कि उस ज़माने में वज़ीर ख़ारजा रहे जब बड़े हंगामा खेज़ दौर थे और अभी भी गहरी रखते हैं। कसूरी साहब, एक तो आपका शुक्रिया, लेकिन ये जो मैं कह रहा था कि एक इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ा वाक़या हो रहा है, शायद हफ्ते की बात हो कि अमरीकी इस पर डटे हुए हैं कि वो अपनी आखिरी फ़ौजें भी निकाल लेंगे, लेकिन दोहा टॉक तकरीबन नाकाम। गनी साहब वाशिंगटन पहुँचे हुए हैं, शायद कर्जे के बारे में सुना दोहा जा रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा शायद तुर्की जा रहे हैं, उधर तालिबान के लहजे में सख्ती, जंग भी शायद 10 सूबों में जारी हैं, अजला में जारी हैं, और अब मुल्ला इमरान कहते हैं जनाब हम पूरा काबुल लेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखना बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं मोहतरम कसूरी साहब। जी हो रहे हैं। इसमें बहैसियत नेबर हम उनके हमसाए हैं, हमें फ़िक्र होना लाजमी है, और इसलिए पाकिस्तान का तो मफाद यही है कि वहाँ कोई सेटलमेंट हो ताकि खाना जंगी की कैफियत ना डेवलप हो जाए। माजी में हमने देखा कि खाना जंगी का जो नुकसान सबसे ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान को हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को भारी खमियाजा उसका उठाना पड़ा। अब जो खाना जंगी तो एक ही सूरत में रुक सकती है अगर कोई सेटलमेंट हो, लेकिन जिस तेज़ी में अमेरिका वापस गया है और इंडिकेशन यही है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, तो उसमें तालिबान जो हैं वो समझते हैं कि उन्होंने इतने साल 20 साल अगर मज़ाहमत की है तो जो मैक्सिमम वो पहले अचीव कर सकते हैं कर लें। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है, ओ खुदा करे कि ये गलत ना साबित हो, कि वो शायद ये जान गए हैं कि उस तरह हुकूमत नहीं कर सकेंगे जब पहले जैसे की थी। उसकी एक और भी वजह है कि पिछली दफ़ा जब उनको सपोर्ट थी, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई की रिकग्निशन थी, और उस वक्त भी वो नॉर्दर्न अलायंस का जो इलाका था, जिससे ये जो उज़्बेक और ताजिक बरादरी जहाँ ज़्यादा रहती है, वहाँ वो उनकी दस्तरस से बाहर रहा था। मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान ये तालिबान चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान का बंटवारा हो जाए। अफेक्टिवली तो फिर ये हो जाएगा पश्तून और नॉन पश्तून इलाकों का बंटवारा, और अगर ये हुआ तो इसका कोई भी अफ़गानिस्तान का दोस्त, और मैं समझता हूँ तालिबान में जो भी लोगों को उन पर तनकीद जो कर लें, लेकिन वो अफ़गान नेशनलिस्ट हैं, तो शायद हाँ ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि जो मौजूदा सदर हैं अशरफ गनी, इनको वो शायद ये समझते हैं कि इनकी कोई लोकल फॉलोइंग नहीं और ये एक मोहरे हैं, इनसे शायद बातचीत ना करें या इनको कोई अहमियत ना दें। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँगा अगर उन्होंने जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं और उज़्बेक के स्ट्रॉन्ग मैन भी हैं, मेरे दौर में भी थे, अभी भी हैं, वो दोस्तम, मार्शल दोस्तम, और मेरे नहीं ख्याल है कि ये गलती दोबारा करेंगे, क्योंकि फिर एक बात तो क्लियर है, अगर वो बज़ोर बाजू, दस्ते बाजू अगर वो अचीव करेंगे काबुल को, नॉर्दर्न एरिया तो बाद की बात है ना, अगर काबुल पे वो ज़बरदस्ती हमला करते हैं वो शायद फाते हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें उनका भी नुकसान है जानी और दूसरों का भी, और अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, चाहे अल्टीमेटली वो काबुल को फतह भी कर लें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो थे उनको इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिली थी, एक किस्म का वॉक ओवर था। उन हालात में लोग वॉरलॉर्ड से तंग आ चुके थे और ना इस किस्म के मौलिक हथियार थे जो अब हैं अफ़गानिस्तान में हर इलाके में। तो ये पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है कि वो शायद ये समझ गए हैं कि उनको सेटलमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जिस सेटलमेंट का साथ अमेरिका बात कर रहा है वो है मौजूदा हुकूमत के साथ,
वो मुझे नहीं समझ आ रही कि उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी जब टाइम इतनी तेज़ी से निकल रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि उस खित्ते में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, अमेरिका को एक अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान अड्डे वड्डे तो देने वाला कोई नहीं। तो अब सवाल यह है कि पहले जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो जब हमसे नाराज़ होते थे, नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हमें धमकी देते थे। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो था वो आता था सेंट्रल एशियन रियासतों के ज़रिए। उसको मैं नहीं समझता कि रूस अब इजाज़त देगा। रूस के उस ताल्लुकात निस्बतन बेहतर थे और बहुत ख़राब है। लेकिन कुशवी साहब, अगर मैं यहाँ आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करूँ कि अमरीकी इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि बगैर दोहा या पाकिस्तान में अड्डे भी ना हो, अफगानिस्तान को खुला छोड़ दें। पहले ही IS अब बड़ी ताकतवर हो गई है, बल्कि कहते हैं अगर अलकायदा की जगह वो जगह ले रही है, और ये सारी दुनिया के दहशतगर्द जो बिखरे हुए हैं, जैसा कि पहले वो उनके लिए हेवन बन गया था, जन्नत, तो तालिबान तो फिर यही करेंगे ना। वॉर लॉर्ड भी हैं फिर, और वॉर है खुद बहुत बड़ा बिजनेस है अफ्यून की वजह से। तो अमरीकी, और फिर यहीं से 9/11 हुआ, यहीं से सब हुआ। तो अमरीकी कैसे सब ये छोड़ के जा रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि अगर खाली छोड़ दिया बगैर किसी से गारंटी के तो फिर वही होगा जो 9/11 के करीब करीब हो रहा था। पहली बात तो यह कि अड्डे उनके जो हैं वो सिर्फ कतर में नहीं है, बहरीन में भी। ये ठीक है कि उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद मुफीद ये है कि पाकिस्तान में हो या उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो दो रियासतें हैं, एक ज़माने में ताजिकिस्तान ने उनको अड्डा दिया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ताजिकिस्तान अब देगा। एक तो ताजिकिस्तान के अंदर 2 इनकलाब आ चुके हैं। जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, बड़ी देर से वहाँ एक सदर थे अकायेफ साहब, उनको भी हटा दिया गया है इनकलाब के ज़रिए। अब मैं नहीं समझता कि वो रिस्क लेंगे, और अगर रूस ना चाहे तो इन हालात में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब रूस और चीन जो हैं वो मिल के अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर अब वस्ती यूरोप से शुरू हो जाए, सेंट्रल यूरोप से, जॉर्जिया, उसके बाद आप ये जो है यूक्रेन, और आप देखते जाएं वो अफ़गानिस्तान है, फिर वो तो चाइना पैसिफिक में पहुंच गए, हांगकांग। वो रूस और चीन ये समझते हैं कि वेस्टर्न अलायंस उनका नातका बंद कर रहा है उनके बॉर्डर्स पे। जो उनका सदर्न पेरिफेरी है उसमें अब सेंटर, पहले ज़्यादातर अलायंसेस जो बनते थे नेटो से, ये जो सेंटो से पहले, वो सारे बगदाद पैक्ट ये सदर्न बॉर्डर्स ऑफ द सोवियत यूनियन था। अब ये सेंट्रल यूरोप को भी लपेट में आ गया है, क्योंकि वहाँ कलर रेवोल्यूशंस भी आए हैं। जो साबिक रियासतें थी सोवियत यूनियन की, उनको नेटो में भी ले लिया गया है। इसलिए रशिया और चाइना अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और कोई अमेरिका के लिए इतनी आसानी नहीं होगी। हाँ, अमेरिका अनडाउटेडली बहुत बड़ी ताकत है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत नेवी की है। आपको याद होगा कि मिसाइल्स उन्होंने उस वक्त दागे थे जब अभी उसामा बिन लादेन की, उनको किसी ने ये ख़बर दी कि जी वो उसामा बिन लादेन जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और किसी ख़ास जगह पे मुकीम है अफ़गानिस्तान पे। तो उन्होंने हमले किए अफ़गानिस्तान में उनके ऊपर, और उनका वो जो अड्डे थे उनको तबाह कर दिए। साहब, आप ईरान और इंडिया को कैसे इग्नोर कर रहे हैं? ईरान कैसे छोड़ देगा? ईरान के भी बड़ा स्टेक पर है, और दिल्ली का भी बहुत स्टेक पर है। नहीं, ईरान तो वही चाहेगा ना, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान तो उसके नेबर्स हैं। इंडिया की ओपोजिशन नहीं है, ईरान और पाकिस्तान तो नेबर्स हैं। ईरान तो कतन नहीं चाहेगा या पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वहाँ गड़बड़ हो। हिंदुस्तान की तो पोजीशन ही मुख्तलिफ है। वो तो चाहेगा कि कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात आप देखें उनकी नौयत को, तो हिंदुस्तान की तो ख्वाहिश होगी कि उसको दस्तरस हासिल हो, वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को इस्तेमाल करे वहाँ पाकिस्तान के
खिलाफ जो कि हो रहे हैं, और फिर जो कुलभूषण यादव अरेस्ट हुआ है उसमें भी क्लियर है कि उनकी गेम प्लान क्या था। लेकिन ईरान को आप इंडिया से ना मिलाएं। ईरान के और पाकिस्तान के मफादात ये हैं कि अफगानिस्तान में बिल्कुल अमन हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो रेफ्यूजीज पहले भी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ईरान आए थे, अब फिर यही ख़तरा होगा। इसलिए ये मुल्क हिंदुस्तान से मुख्तलिफ है। लेकिन अगर कुछ अब चले यहाँ तक हम जब पहुँच गए, क्या आप समझते हैं कि जो उस वक्त मुल्ला उमर जो है उन्हें वो काबुल नहीं पहुँचे थे, तालिबान क़यादत कभी काबुल पर बैठकर हुकूमत नहीं कर सकी थी, इतने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि गोरिल्ला जंग लड़ना या एक आपको भी इल्म है कि पूरी तहरीकें चलाना और बात है, लेकिन हुकूमत करने के लिए फिर बहुत सारे आपको चाहिए होते हैं कि सुपर पावर क्या कर रही है, पड़ोसी मुल्क क्या करें। क्या तालिबान को दोहा में बिठालकर इतना पावरफुल कर दिया गया है कि उनके पास अब खारजा पॉलिसी भी चला सकते हैं, दिफाई पॉलिसी भी चला सकते हैं, उनके पास लोगों को अब वो वाले तालिबान नहीं रहे कि औरतों को घरों में बंद करें, सिनेमा भी खोलेंगे, अब नया इस दौरान एक नई जनरेशन भी तो तैयार हो गई है, टीवी भी है वहाँ पर एजुकेशन भी है। तो ये जो मौजूदा तालिबान बिरादरान हैं, क्या आप समझते हैं कि ये उतरेंगे काबुल में एक मॉडरेट तालिबान गवर्नमेंट, मॉडरेट का लंबे मैं जोर दूंगा, मॉडरेट इस्लामिक भी कह लें। पहली बात तो यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून छपा है, ये उनका हक्कानी साहब का, जो जिनको सबसे ज़्यादा हार्ड लाइन एलिमेंट समझे जाते हैं, उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि ये हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की होगी। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने कहा है, रिपोर्ट हुआ है कि तालिबान ने प्राइवेटली दोहा में उनको कहा कि हमसे गलतियाँ हुई माजी में जो हम रिपीट नहीं करेंगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हुकूमत करना बिल्कुल मुख्तलिफ काम है फतह करने से। इसलिए मैं यही वजह है कि मेरा ख्याल था कि वो दूसरी कौमियतों को मिलाएंगे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान एक मलबा बन गया है, मलबे पे हुकूमत तालिबान को भी कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है। मलबे को अगर उन्होंने एक मुल्क में तब्दील करना है तो उनके ज़रूरत होगी अमेरिका की भी, यूरोपियन यूनियन की भी, और दुनिया के दीगर ममालिक के, और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे जो मालदार हैं, यूएई, सऊदी अरब, वो रिकन्स्ट्रक्शन में तभी जाएंगे अगर वहाँ सिविल वॉर नहीं होगी। अगर सिविल वॉर होगी या ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाएगा तो रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसका हमसे ज़्यादा अंदाज़ा तालिबान को खुद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुमकिना हुक्मरान है मुस्तकबिल के, या एक वाज़े उनकी पोजीशन होगी मुस्तकबिल की हुकूमत में, तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके दौर में गुर्बत बढ़ जाए, तबाही बढ़ जाए। तो जो आपने कहा कि औरतों की तालीम वगैरह, उनके तो जो, हाँ, अब मैं आपसे एग्रीमेंट हूँ, जो आपके सवालात हैं मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि हम, आप और मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जब अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, तो जो होगी। अब हम एक तज्ज़िया कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान में क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है, ये जो वहाँ ये जो अब आएंगे, एक तो औरतों के स्कूल्स जो हैं ऑलरेडी तालिबान एरिया में चल रहे हैं, तो ये शायद अब भी चलते रहेंगे। तो कुसुरी साहब, अगर एक कुसुरी साहब, न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में कि औरतों को राइट है काम करने का, ये मैं उनके आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल कंक्लूडिंग कर लूँ, क्या अगर यानी क्या आपको यकीन है कि वाकई इस सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में जब 10 सूबों में वॉर चल रही है, 26 अजला में अमेरिकन और वो एक 10 गरेबा हैं, इस सूरत में अमेरिका बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे? ये नहीं चाहेंगे कि नहीं, नेटो की शक्ल में, यूरोपीय यूनियन में कोई ना कोई फॉरेन फोर्सेस ऐसी हों जो इन्हें चेक कर सकें, अगर खुदा न करे बड़ी खारंजगी हो सकें? बिल्कुल स्पेसिफिक मैं चाहूँगा, या बिल्कुल छोड़ के 4 जुलाई को या सितंबर को चले जाएंगे? वो तो उनके वो कंट्रैक्टर्स भी तो बैठे हैं ना, वो कंट्रैक्टर्स भी तो बैठे हैं ना अभी। अच्छा। तो एक ये भी खबर चल रही है कि अगर तुर्कों को इन्होंने ऑफर किया है कि इसका जो काबुल एयरपोर्ट है उसको वो कंट्रोल करें, ताकि मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं, उनके सफारती अमला है, उनका आना जाना आसान हो। अगर तुर्की मान गया और माना तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तालिबान उसको किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे।
लेकिन दूसरा उनका फॉल बैक पोजीशन कंट्रैक्टर्स का है। अगर उन कंट्रैक्टर्स छोड़े तो मैं नहीं समझता कि तालिबान आसानी से बैठेंगे फिर। इसलिए लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ पसे पुश्त को बात हो रही होगी कि कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाए उस नई हुकूमत में, और जो तालिबान के जो नुमाइंदगी हक्कानी साहब ने जो आर्टिकल लिखा था वो सोच समझ के लिखा था, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को, दुनिया को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए था कि औरतों के मामलात हों, तालिबान के हों, मुस्तकबिल की उनकी हुकूमत मुख्तलिफ होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल में उनको ये अंदाज़ा है कि उनके मफाद में नहीं कि अकेली तालिबान की हुकूमत ना हो, हालांकि वो रिफॉर्म्ड भी हो, उसमें दूसरी कौमियतें भी शामिल हों। शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। और यकीनन कसूरी से ये जो मैंने कहा ना कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बहरान आगे बढ़ रहा है। अगर अमरीकी इनखला काबुल से हो जाता है, अफ़गानिस्तान से बग़ैर किसी मशरूत मुआहदे के तालिबान के, तो इस वक्त भी एक खाना जंगी की कैफियत है, मैदान जंग बना हुआ है। मुस्तकबिल इससे ज़्यादा खौफनाक होगा। और ज़्यादा खौफनाक बात यह कि आपको इल्म है जिस तरह माजी में ज़्यादा मलबा पाकिस्तान पे गिरा था, कहीं वही तारीख़ ना दोहराई जाए। देखें आने वाले दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर एक गुफ्तगू करेंगे एक और बड़े सीनियर सीजन्ड अफ़गान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले मियां खुर्शीद कसूरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि बहरहाल पावर कॉरिडोर में एक अरसा गुजारा इसलिए अथॉरिटी समझे जाते हैं, लेकिन मैं तो रहनुमाई हासिल करता हूँ अफ़गान उमूर के सिलसिले में कि मेरे ख़्याल में न्यूजीलैंड के इस तरफ और इस तरफ बहुत कम लोग हैं, बल्कि शायद उनमें सर फ़हरिस्त हों हमारे रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई जो इतना गहरी नज़र रखते हैं। एक तो शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब, आपको देख कर ज़रा मैं अभी एक झलक देखी थी, तबीयत सेहत अच्छी नज़र आई। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैं अभी तक इस पर शायद आपसे तस्दीक चाहता हूँ, कन्विंस नहीं हो पा रहा कि इस हालत में कि जबकि खाना जंगी की कैफियत है, 10 डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई हो रही है, अमरीकी जो है टोटली कैसे इनखला कर देंगे। अब आप ये कहेंगे कि जनाब उन्होंने कमिट किया है जुलाई और अगस्त सितंबर का, तो अमेरिकन की तारीख ऐसी कौन सी उसूली हो गई कि जो उन्होंने कमिटमेंट हुआ तो पूरा किया हो, और अमेरिकी असल में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमने तमाम पास्ट की वॉरों में भी देखा है। तो कैसे हम इतने यकीन कर बैठे हैं, यकीन हो गए हैं कि वाकई अमरीकी जुलाई नहीं तो सितंबर तक जा रहे हैं। रहीमुल्लाह साहब जी देखें, बज़ाहिर तो इनखला हो रहा है, 50% अमरीकियों के मुताबिक हो चुका है और वो जुलाई में अपनी सारी फ़ौज को निकाल लेंगे। तारीख़ तो उन्होंने दी थी 11 सितंबर की, लेकिन वो उससे पहले निकलना चाह रहे हैं। और हम जब पूछते हैं तो कहते हैं कि जी हमने अपना नुकसान ज़रा कम करना है, नुकसान ना हो जाए, कोई फ़ौजी ना मर जाए। फिर ये भी है कि वैसे भी जाना है तो ज़रा पहले निकल जाएंगे, ख़र्चे भी कम हो जाएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अमरीकियों के बारे में हम कोई कयास आराई या फोरकास्ट नहीं कर सकते। वो ज़ाहिर है अपने मफाद में फ़ैसला करते हैं। अभी उन्होंने 20 साल जंग की कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उन्होंने तालिबान से मुआहदा कर लिया और अभी निकल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान से ताउन करते रहेंगे, इमदाद भी देंगे और शायद आगे जाकर वो फ़ज़ाई हमले भी करें। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में जो अमरीकी इनखला शुरू हुआ 1 मई को, जो 1 मई को पहले ट्रम्प के मुआहदे के मुताबिक मुकम्मल होना था, उन्होंने 4 महीने, बाइडन ने 4 महीने 1 हफ्ता बढ़ा दिया। लेकिन आप देखें उसके बाद जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में पैदा हो रही है, ये जो तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ, अफ़गान फ़ौजी हथियार डाल रहे हैं, शुमाली अफ़गानिस्तान में तो तकरीबन सफाया हो गया है अफ़गान हुकूमत का। और ऐसे सूबे हैं जिसमें सिर्फ एक मरकज़ी शहर जो है कुंदूज़ में, तखार में, फरियाब में, सारीपुल में, सिर्फ एक दारुल खिलाफा जो है वो अफ़गान हुकूमत के कब्ज़े में। बाकी सारे जो अजला हैं, ज़िली हेडकोार्टर, वो तालिबान के कब्ज़े हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी तो लग ये रहा है कि बजाय कोई सियासी हल निकालने के लिए, हालांकि बातचीत अभी भी
दोहा में हो रही है, लग ये रहा है कि ये फौजी एक जो है हल की तरफ जा रहा है और तालिबान का इस वक्त मेरे ख्याल में पल्ला भारी है। एक दो सवाल आएंगे रहीमुल्लाह साहब। अगर एक तो खैर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अगर इस वक्त जो लड़ रहे हैं तालिबान, वो खाली वो तालिबान नहीं है जो मस्जिदों के मदरसों के मौलवी होते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, पढ़ाते थे। इसमें बहुत सारा एलिमेंट आ गया है, वो जंगजू सरदारों का, फिर वो जो बिजनेस जिनका है अफ्यून का क्या क्या कारोबार इन्होंने का, यानी एक और वेस्टर्न इंटरेस्ट जो इस वक्त वॉर जारी रहती है तो फिर इन लोगों का बिजनेस बढ़ता है। एक तो वो एलिमेंट भी लड़ाई में पेश है कि हम अपने जैसे पहले वॉरलॉर्ड होते थे एक एक जगहों पे कब्जा, उसी तरह कोई सॉरी टू से आप ज़्यादा जानते हैं काबुल में किसी एक की हुकूमत तो नहीं होती थी या सिर्फ काबुल में होती थी। सेकंड ये कि दोहा में जो इतने पुरएतमाद तरीके से बैठे हैं अब वो पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करते, और दोहा ने भी बग़ैर वाशिंगटन की और वेस्ट की आशीर्वाद के बग़ैर तालिबान को इस तरह आज़ादाना माशाल्लाह तमाम वसाइल के साथ पगड़ियाँ बांधे हुए घूमते फिरते हुए जो सब कुछ कर रहे हैं। रहीमुल्लाह साहब जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में हमने देखा है पिछले 42 साल की जंग में कि जिस फरीक का पल्ला भारी होता है तो बाकी लोग जो हैं जो कि तमाशाई होते हैं या जो इंतज़ार करते हैं कि किसका पल्ला भारी होगा तो वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये हमने देखा है। अब जब लोग देख रहे हैं कि तालिबान जो है वो पेशरफ्त कर रहे हैं तो काफ़ी लोग जो तालिबान नहीं हैं वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा कि ये अफगान जो फ़ौजी हैं तो वो उनसे तालिबान के कमांडर वायरलेस के ज़रिए रब्ता करते हैं, उनसे कहते हैं कि हथियार डालो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो फिर उनको कोई कुमक नहीं मिल रही, उनको कोई फ़ज़ाई कवर नहीं मिल रहा, अमरीकी चले गए तो उनकी मजबूरी है, उनको खुराक, असलहा और तेल वगैरह फ्यूल की कमी है तो वो हथियार डाल रहे हैं। और देखें अशरफ गनी बड़े परेशान, उन्होंने पिछले 2 महीने में अपने अहम जो वज़रा हैं सिक्योरिटी के, दिफा और इंटीरियर, उनको तब्दील किया ताकि ये शायद ये लोग उस हालात को संभाल सके, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो आपकी बात ठीक है, ये जो कतर में तालिबान का सियासी कमीशन का दफ्तर 2010 में कायम हुआ, ये अमेरिका की मर्ज़ी से कायम हुआ। कतर को कहा गया कि वो इनकी मेज़बानी करे, वो इसलिए मुजाहिद साहब कि अमरीकी, बरतानिया, अफ़गान हुकूमत पहले जिन लोगों से उनका रब्ता होता था वो दावा करते थे कि हम तालिबान कमांडर हैं, हम अहम लोग हैं, लेकिन वो जाली निकले। कोयटा का एक दुकानदार था, वो अफ़गान था, तो उसने कहा कि मैं मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर, उसको वो काबुल ले गए जहाज़ों में, उसकी मेज़बानी की, पैसा दिया। वो बिलाखिर मालूम हुआ कि ये तो मंसूर नहीं, ये तो कोई दुकानदार है कोयटा में इसकी दुकान। तो ऐसा भी हुआ है। तो इन्होंने मजबूरन फिर ये तालिबान का एक एड्रेस, एक पता वो ढूंढा, उनको कतर में जगह दी। अमेरिका के लिए भी आसान हो गया कि इनकी इंटेलिजेंस भी करे, मखबिरी भी करे, इनकी बातें भी सुने। तो वो मेरे ख्याल में एक मजबूरी का फैसला था। और आपको याद होगा ट्रंप ने कई बार कहा कि तालिबान चौके मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, जंगबंदी नहीं करते, तो हम कतर में इनका दफ्तर जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन वो बंद नहीं किया गया, अभी तक मौजूद है। और वहीं पर तालिबान के मुतालके के ऊपर बातचीत हो रही है। अमेरिका से भी वहाँ पर 18 महीने बातचीत हुई, अमन माहिदा हुआ पिछले साल, और अभी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात भी तालिबान की मर्ज़ी के मुताबिक कतर ही में हो रहे हैं। आखिरी सवाल अगर मैं रहीमुल्लाह साहब से ये कहूँ कि बिल आखिर जो 30 साल तक हम समझते थे या थे, अब इस्लामाबाद तालिबान का गॉडफादर नहीं रहा, वो आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं और कई उनके सरपरस्त उनको मिल गए। हमारा रोल अब बहुत ही गालिबन मार्जिनल रह गया है। स्पेसिफिक ऐसे ही है? हाँ, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए इस वक्त जो कतर में 21 तालिबान मुज़ाकरातकार मौजूद हैं, 13 जो है वो उनकी रहबरी शूरा के रुकन है। सबसे बड़ा उनका फैसला करने वाला इदारा रहबरी शूरा या लीडरशिप काउंसिल। तो 60% जो उनके लोग हैं रहबरी शूरा के, वो कतर में, पहले ये पाकिस्तान में थे अक्सर या अफगानिस्तान में, तो उनके ज़रिए पाकिस्तान का काफ़ी इनके ऊपर असर था। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनको अभी कतर में, ईरान में, अफगानिस्तान में काफ़ी इलाका उनके कब्ज़े में है, और उनको
कई मुल्कों से दावतें आई, वो गए, नॉर्वे गए, चीन गए, रूस गए, ईरान गए, उज़्बेकिस्तान गए, इंडोनेशिया गए। तो उनके अभी काफ़ी फराख और वसी रास्ते हैं। पाकिस्तान के ऊपर उनका इन्हिसार बहुत कम हो गया है, पाकिस्तान का असर रसूख भी कम हो गया है। पाकिस्तान तो अभी इनको दावत देता है कि वो आए, कुछ बताएं क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि जंगबंदी करें, संजीदा मुज़ाकरात करें। तो अब पाकिस्तान उनसे कोई बात मनवाना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि दुनिया समझती है अभी भी कि पाकिस्तान का काफ़ी असर है। शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। जैसे मैंने कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब हमारे एक अथॉरिटी हैं और अवाम उमूर पर गहरी नज़र है। और खैर ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मेरे बेशतर सवालात थे उन पर साथ कर रहे थे मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। चलते हैं ब्रेक की जानिब। और जो मैंने कहा एक और बड़ा तहलका मचा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू का, जो पता नहीं लिबास के एतबार से पता नहीं खान साहब ने क्या कहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू जो दिया है उसने ऐसा तहलका मचाया है कि बजट की हंगामाराई और बलूचिस्तान असम्बली की हंगामाराई भी पस मंज़र में चली गई है। पहले देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया क्या ख़वातीन के हक़। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. I mean, it's common sense. It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. Cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. और फिर खान साहब पर अपोजिशन हमलावर हुई तो फिर पीटीआई की ख़वातीन की भी पूरी एक फ़ौज सामने आ गई। बाकायदा कुछ गालिबन 7 वज़रा थे जिन्होंने एक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा उनकी भी सुनिए। अपने लिबास के ऊपर भी फ़ख्र है, अपनी उर्दू ज़बान के ऊपर भी फ़ख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फ़ख्र है। जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो कानून के बग़ैर और इम्प्लीमेंटेशन के बग़ैर नामुकम्मल है। जी, तो ये हमारा फरमाया ज़ात सरताज गुल ने। चलते हैं डॉक्टर फरजाना बारी की तरफ, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये खान साहब ने क्या फरमा दिया जिस पे आप इतने मुश्तइल हैं? मुजाहिद साहब, ये मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई एक आम आदमी तो नहीं हैं, वो सरबराह मुमलिकत हैं और वो इस मुल्क के तमाम शहरियों को रिप्रेजेंट करते हैं और औरतों को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका ये जो बयान है ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और मैं समझती हूँ बहुत ही नामुनासिब बयान है। और वो भी एक मतलब फ़ॉरेन चैनल पे बैठ के इस तरह की बात करना, ये तो जगहसाई भी है। और पाकिस्तान की औरतों के लिए मतलब क्या वतीरा है ये हमारे सरबराह मुमलिकत का, और क्या ये उनका माइंड सेट है कि जिसमें आपने जैसा खुद ही कहा कि मुशर्रफ के ज़माने में भी जब मुख्तार हमाई के साथ गैंग रेप हुआ तो ये कहा गया कि जी हमारे यहाँ तो औरतें इसलिए रेप होती हैं कि उनको बाहर जाना के लिए, ताकि उनको जो है वो बाहर का वीज़ा मिल सके। और इमरान खान साहब का ये माइंड सेट हमने पहले भी देखा, उन्होंने पहले भी इस किस्म की गुफ्तगू की थी, उस पर बहुत पाकिस्तान में एहतजाज हुआ था, औरतों की तरफ से हुआ था। और ये जो बयान है मैं समझती हूँ जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर औरतें छोटे लिबास पहनेंगी तो मर्द जो है वो काबू नहीं पा सकते, तो मैं समझती हूँ मर्दों को भी इसके ऊपर बहुत एतराज़ और उनको इमरान खान से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो माजरत उनसे माफ़ी मांगे, औरतों से भी और मर्दों से भी। क्योंकि क्या वो मर्दों को जानवर समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि हर आदमी तो रेपिस्ट नहीं है ना? और ये उसको मतलब रेप को लिबास के साथ जोड़ना ये कहाँ की अक्लमंदी तो आप छोड़ें, मतलब ये क्या माइंड सेट है? जबकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर रेप जो है वो एक पेंडेमिक की तरह फैला हुआ है। अभी आपके सामने ही अजीज़ुर रहमान का जो केस है, जो मदरसे के लड़के को वो अब्यूज़ कर रहा है, यहाँ तो वो लड़कों के भी रेप हो रहे हैं, बच्चों के भी रेप हो रहे हैं, औरतों के भी हैं, ट्रांसजेंडर के भी रेप होते हैं। उसका लिबास के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो कब्रों से औरतों के मुर्दे जो हैं उनके साथ भी रेप इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो बजाय इस मसले को बहुत संजीदगी से
संजीदगी के साथ देखने के इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना और उसको इससे मंसूब कर देना कि ये और अगर औरतें जो है लिबास पहनती हैं, आप देखें कि सबसे ज़्यादा तो जो सेक्सुअल फ्रीडम है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, मतलब नॉर्वे वगैरह में मतलब न्यूड बीचेस हैं, लेकिन उन जैसे मुल्कों के अंदर रेप की शरह सबसे कम है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो एक दूसरी इंतहा भी तो है ना, अगर खान साहब का बयान इंतहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब बहरहाल हमारे यहाँ एक मजहबी मुल्क है, एक बड़ी तादाद में ख़वातीन ये नहीं समझती, बुर्का भी पहनती हैं, हिजाब भी पहनती हैं, तो ये भी तो राइट नहीं है ना कि ख़वातीन जो चाहें करें। अखलाकियात भी होती है, मैं मजहबी खाली नहीं कहता, वैल्यूज़ होती हैं, इसका भी तो पेश नज़र रखती हैं आप ख़वातीन एक्टिविस्ट डॉक्टर साहिबा? मैं तो नहीं समझती कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से हमारी जो औरतों की तहरीक कमज़ोर हुई है, बल्कि इस डिबेट ने, इस तनकीद ने इस को बहुत ज़्यादा उभारा है। औरतों की तहरीक में एक बहुत ज़्यादा उभार आया है, सिनफ़ी शऊर में एक बहुत ज़्यादा उभार आया है, क्योंकि उसका एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस ये है कि जिस साल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगा और उसके ऊपर तनकीद हुई, उससे अगले साल पूरे पाकिस्तान में 8 मार्च को पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में औरतें निकली। फिर इस साल भी अगर आप देखें कि बहुत जो था वो थ्रेट्स थे, लेकिन हर पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे बल्कि ज़्यादा शहरों से औरतें बड़ी तादाद में निकली और उनके साथ वो मर्द हजरात भी निकले जो अपनी बच्चियों का ये हक मानते हैं कि उनका जिस्म पे उनकी मर्ज़ी, उनका इख्तियार होना चाहिए। उन्होंने क्या तालीम हासिल करनी है, कौन सी जॉब करनी है, किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, क्या पहनना है, ये हर इंसान का, एक बालिग इंसान का, ये उसके सिविल राइट्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक बालिग इंसान जो है उसका फैसला कि वो उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। ये जो मजहबी हलकों से इस तरह की आवाज़ें उठती हैं और या जो बहुत ही मैं समझती हूँ कि जो एक गैर महज़ब और जाहिलाना सोच रखने वाले लोग हैं, एक पेट्रियार्कल थिंकिंग रखने वाले लोग हैं। अभी आप देखें कि जब हमारे यहाँ रेप, अभी इसका ये जो अजीज़ुर रहमान जो JUI का बंदा है, मुफ्ती, सो कॉल्ड मुफ्ती, उसने जो एक लड़के का रेप किया, उसमें मुझे बताएं क्या JUI की तरफ से कोई इसकी मजम्मत आई? क्या मजहबी हलकों से कोई मजम्मत आई? क्या जमात इस्लामी ने की? या ये सो कॉल्ड जो आपके मुख्तलिफ ये जो शिद्दत पसंद हैं, तहरीक ये जो है आपका TLP है, तहरीक तालिबान है, कहीं से आपने सुना कि मजम्मत हुई हो? लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये जो एक सेक्सिस्ट और एक बहुत शवनिस्ट बयान है जो पाकिस्तान की औरतों के लिए इंतहाई शर्म की बात है, उसके ऊपर और जिस पे औरतें एहतजाज कर रही हैं, मजहबी हलकों से कोई आवाज़ नहीं उठी। मैं समझती हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली इससे और माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे पाकिस्तानी कौम से, मर्दों से भी और औरतों से भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब इसके आगे मैं आपको क्या आपसे बहस कर सकता हूँ कि आपसे यही कहूँ कि इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।